यहाँ तक हम लोगों की आज का जो हमारा रेफरेंस है, पहले बात समझिए आज का हमारा पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सयू लिमिट, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस के बारे में बात करेंगे। दूसरा बात हम क्या बात करेंगे, एनालिसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट, यानी एनालिसिस ऑफ सिंगली रेनफोर्स्ड सेक्शंस के बारे में बात करेंगे। और हम क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सेक्शंस के बारे में बात करेंगे और टाइप्स ऑफ फेलियर के बारे में। ये 4 टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जल्दी जिसको समझते हैं रिवाइज करते हैं क्विक, उसके बाद फिर इस पर हम क्वेश्चंस करेंगे। लिसन, सबसे पहले हम बात करेंगे लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस के बारे में। लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है क्या? पहले बात देखो, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल यानी वो डेप्थ है किसी भी सेक्शंस का जब आपका जो कंप्रेशन स्ट्रेन है, देखो हम लोग एनालिसिस एलएसए में स्ट्रेन के बेस पे करते हैं, तो कंक्रीट का 0.0035 होगा और स्टील का 0.002 प्लस 0.87 FY/ES होगा। डन। अब मैंने यहाँ लिखा रखा है बेस्ड ऑन एजम्पशंस। दोस्तों आप लोगों ने मैंने 6 एजम्पशंस बताए, मेरे को टाइप करके बताइए, मेरे को टाइप करके बताइए कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को 6 एजम्पशंस में से कौन कौन सा एजम्पशंस चाहिए। 6 एजम्पशंस, उसी 6 एजम्पशंस के बेस्ड पे हम पूरा एलएसएम पूरा बीम को डिजाइनिंग करने वाले, एनालाइज करने वाले हैं। पहला मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है एक्सयू लिमिट, तो उन 6 एजम्पशंस में से कौन कौन सा एजम्पशंस 1 2 3 करके टाइप करके बताइए मेरे को। वेल्डन स्वाति, वेल्डन दीक्षा, हाँ जो करके जो सीरियल नंबर मेरे स्लाइड का था, जो 1 2 3 4 5 6 बताया था मैंने, 1 3 एंड 6। आराधना, हिमांशी, सूरज, अंजलि, ओके डन। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं फिर से, यहां से सवाल बन सकता है कि 4 आपको एजम्पशंस दे दे, 4 आपको एजम्पशंस दे दे और क्या बोलते हैं आपका मोर देन ऑप्शंस करेक्ट कर दे, ठीक है। और पहला ऑप्शन दे दे कि प्लेन सेक्शंस बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ऑल टेंसाइल स्ट्रेंथ are taken by steel only, the maximum strain in steel should not be less than 0.002 plus 0.87 FY/ES। और चौथा क्या हो जाएगा फिर कि मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेन जो आपका होगा कंक्रीट का 0.0035। अगर ये ऑप्शंस होता है तो बी वाला एलिमेंट ऑल टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ टेकन बाय स्टील, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी 3 एजम्पशंस, इस 3 एजम्पशंस के बेस पे हम एक्सयू लिमिट को डिफाइन करेंगे। पहला एजम्पशन, प्लेन सेक्शंस बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। दैट्स व्हाई आई ड्रॉ स्ट्रेन डायग्राम लीनियर, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो आपका क्रॉस सेक्शंस, अगर क्रॉस सेक्शन आपका प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग प्लेन है, इसका मतलब क्या होगा कि स्ट्रेन डायग्राम लीनियर है। तो फर्स्ट एजम्पशंस का मतलब आप लोगों ने समझा डन। उसके बाद कंक्रीट का स्ट्रेन 0.0035, कंक्रीट का 0.0035 और स्टील का 0.002 प्लस 0.87 FY/ES, ठीक है। तो पहला बात कि एक्सयू लिमिट के लिए कितने एजम्पशंस का यूज किए, 3 एजम्पशंस का यूज किए। अब सेक्शंस का विड्थ है बी, इफेक्टिव डेप्थ है स्मॉल डी। हम लोगों ने एक्सयू लिमिट कर दिया, अब कुछ नहीं करना है इसमें, आपको सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करना है। सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करके हम लोगों ने यहां से के की वैल्यू निकाल दिया, करेक्ट ना। सिमिलर ट्रायंगल OA/AB, सिमिलर ट्रायंगल क्या होता है, अगर ये रेशियो ऑफ दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल छोटा हो या बड़ा हो उसका रेशियो क्या होगा, सेम होगा। सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके हमने यहां से रिलेशन डेवलप किया, एक्सयू लिमिट इक्वल टू 700 1100 प्लस 0.87 FY, दिस इज द स्मॉल डी, ठीक है ना दोस्त। तो हमने क्या बोला कि यहां इसको क्या बोला के, यानी हम बोल सकते हैं दोस्त एक्सयू लिमिट इक्वल टू के इनटू स्मॉल डी। अब सवाल आता है कि न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर किस पर डिपेंड है, तो न्यूट्रल एक्सिस आप देखो के की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ डिपेंड अपॉन द FY यानी ग्रेड ऑफ स्टील पे। यानी अगर मेरे को एक्सयू लिमिट निकालना पड़ेगा तो मुझे 2 चीज चाहिए, पहला ग्रेड ऑफ स्टील जो कि FY है, तो न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर डिपेंड ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील, और एक्सयू लिमिट के लिए हमको स्मॉल डी चाहिए, है ना। डन, वेरी गुड, ग्रेड ऑफ स्टील, वेरी गुड प्रतिष्ठा, वेल डन। श्वेता वेल डन, लिख भी दिया, ठीक है। अब Fe 250 के लिए आपका के का वैल्यू 0.53। ध्यान दीजिएगा इस बात का कि आपसे न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर पूछ रहा है या आपसे लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस पूछा जा रहा है। अगर
न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर बोला जाता है, आंसर 0.53 होगा। अगर एक्चुअल लिमिट बोलता है तो 0.53 स्मॉल डी होगा। यहां पर आपको घुमा दिया सकता है, ऑप्शंस में 0.53 भी दे सकता है, एक ऑप्शन में 0.53 स्मॉल डी दिया जा सकता है। तो अगर बात करते हैं 250 तो उसके लिए 0.53, 415 की बात करते हैं तो 0.48, 500 की बात करते हैं 0.46। ये क्या है? ये है के का मतलब न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर, जो कि डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ स्टील पे। दूसरा एक्चुअल लिमिट, जब न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर में स्मॉल डी का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा एक्चुअल लिमिट हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड किस पे करता है? ओनली ग्रेड ऑफ स्टील एंड इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शंस। देखो भाई, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आएगा रिगार्डिंग एक्चुअल लिमिट, यानी लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस के रिगार्डिंग आपको 4 स्टेटमेंट दे देगा। दैट्स वाई मैं हर चीज का कंक्लूजन आपको दे रखा हूं। बोल सकता है ना कि लिमिटिंग डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस डिपेंड करता है किसके ऊपर? ग्रेड ऑफ स्टील पे। लिमिटिंग डेप्थ ऑफ इंडिपेंडेंट है क्रॉस सेक्शन पे। सही है भैया दोनों। अगर बोलेगा डिपेंडेंट है क्रॉस सेक्शन पे तो गलत है भैया, है ना। Limiting depth of neutral axis corresponding to the depth of neutral axis at which yielding of steel and concrete takes place simultaneous। इसका मतलब वो डेप्थ, इसका मतलब समझा दिया है कि जब लिमिटिंग डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस होगा उस करस्पॉन्डिंग क्या हुआ कि जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है ना, एट विच यील्डिंग ऑफ स्टील एंड कॉन्क्रीट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियस, यानी स्टील का यील्डिंग और कंक्रीट का स्ट्रेंथ दोनों एक साथ अपनी जगह पे पहुंचेगा। यही बात अगर मैं WSM से बोला था तो वहां पे हम स्ट्रेस के कॉन्सेप्ट में बात किए थे। इसी बात को मैं LSM से बोल रहा हूं तो मैं स्ट्रेन के कॉन्सेप्ट से बोल रहा हूं। ऑलराइट, अगर एक्स लिमिट कंप्लीट हुआ तो एक बार थम्स अप कर दो भाई। ओके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एनालिसिस स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर एज पर IS 456-2000। डन। एक सेक्शन है बी और स्मॉल डी, आपका स्ट्रेन डायग्राम लीनियर होता है। पहला सवाल एक एक करके करते हैं। सेक्शन का स्ट्रेन डायग्राम कैसा होगा? लीनियर होगा, लीनियर बना हुआ है। कंक्रीट का स्ट्रेन कितना होगा? 0.0035 होगा। स्टील का स्ट्रेन कितना होगा? स्ट्रेन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002। डन। ये आपका पहला सवाल। स्ट्रेन डायग्राम लीनियर, कंक्रीट का स्ट्रेन 0.0035, स्टील का स्ट्रेन 0.87 FY ES प्लस 0.002। फिर सवाल आएगा कि स्ट्रेस डायग्राम, बोलोगे पैराबोलिक, कहां तक पैराबोलिक है? 0.002 तक पैराबोलिक है। फिर कांस्टेंट है, कहां तक है भैया? 0.0035। तो कंक्रीट का एज पर IS 456 एज शिवानंद गुप्ता, थैंक यू सो मच। लिसन, तो आपको पूछा जाएगा कि कैसा है, तो पैराबोलिक है 0.002 तक, देन कांस्टेंट है 0.0035 तक। अगला सवाल, डिजाइन स्ट्रेस कंक्रीट कितना होगा? आंसर होगा 0.45 FCK। फिर आपसे सवाल भी पूछा जाएगा कि जो स्ट्रेस ब्लॉक है ना, उसमें एक पैराबोलिक पोर्शन बन रहा है और एक बन रहा है। राजा रामपाल, आप ट्रेन से क्लास ले रहे हो, सैल्यूट राजा रामपाल आपको, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ऐसे ही कमेंट इंस्पायर करता हमें, ट्रेन में क्लास ले रहे हो, वेरी गुड। तो आपका जो पैराबोलिक है ना वो 4/7 XU है और जो रेक्टेंगुलर है 3/7 XU है, ठीक है, करेक्ट। तो आपसे फिर सवाल पूछा जाएगा कि जो कॉन्क्रीट पोर्शन है वो कॉन्क्रीट का जो पैराबोलिक पोर्शन है उसका डेप्थ कितना है? तो आंसर होगा 4/7 XU। रेक्टेंगुलर पोर्शन कितना है? तो 3/7 XU। डन। अब स्ट्रेस डायग्राम की हेल्प से हम लोग क्या निकालते हैं? फोर्स निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? स्ट्रेस डायग्राम का एरिया इंटू विड्थ ऑफ सेक्शन। जब हम कैलकुलेट करते हैं इसको तो एक बार में पैराबोलिक का कैलकुलेट करते हैं कि पैराबोलिक पोर्शंस का हमने एरिया निकाला, उसको 20 से मल्टीप्लाई किया। फिर हम लोगों ने कॉन्क्रीट रेक्टेंगुलर का एरिया निकाला, किसका? स्ट्रेस डायग्राम का, फिर 20 से मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड किया तो कंप्रेशन फोर्स कितना आएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, C इक्वल टू 0.36 FCK BXU। लिसन, यहाँ 2 सवाल बनते हैं दोस्त। अगर आपसे कोई बोलता है कि कंप्रेशन फोर्स बताओ, योर आंसर इज 0.36 FCK BXU। अगर कोई पूछता है कि एरिया ऑफ स्ट्रेस डायग्राम है तो योर आंसर इज 0.36 FCK XU। वेरी गुड, ध्यान देना इस बात का। अगर स्ट्रेस डायग्राम में फोर्स पूछता है तो 0.36 FCK BXU। अगर स्ट्रेस डायग्राम का एरिया पूछता है 0.36 FCK XU। डन। डन। टेंशन फोर्स कितना होगा? 0.87 FY AST। फिर दोस्त आपको हर फोर्स का एक CG होता है। कंप्रेशन का CG कितना होगा? 0.42 XU। कंप्रेशन का CG कितना है? 0.42 XU। दिस इज द कंप्रेशन फोर्स, 0.42 XU। अब यहां स्टील है, स्टील का CG कितना है?
स्टील का सीजी है इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ दोस्त फिर सवाल आता है कि लीवर आर्म क्या है। लीवर आर्म आपको मैंने बताया WSM क्लास में, लीवर आर्म इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द कंप्रेशन ऑफ सीजी ऑफ कंप्रेशन एंड द सीजी ऑफ टेंशन। सीजी ऑफ कंप्रेशन और सीजी ऑफ टेंशन के बीच की दूरी को हम लीवर आर्म कहते हैं। अगर सीजी ऑफ टेंशन स्मॉल डी है और सीजी ऑफ कंप्रेशन 0.42 XU है तो आपका लीवर आर्म क्या होगा, लीवर आर्म D माइनस 0.42 XU। ये सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट आपसे पूछे जाएंगे आपके स्ट्रेस ब्लॉक से। डन डन ओके। अब हम लोगों ने दोस्त कंप्रेशन फोर्स जान गया और आपको टेंशन फोर्स जान गया। अब आपको एक्चुअल न्यूट्रल, अभी तक हमने क्या जाना, एक्सयू लिमिट निकाला। अब हम बात करेंगे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है जहां पे स्ट्रेस स्ट्रेन जीरो होगा, यानी वहां दोनों फोर्स इक्वल होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, उसको हम बोलेंगे न्यूट्रल एक्सिस। यानी कंप्रेशन फोर्स और फोर्स इन टेंशन दोनों बराबर होगा। अभी हम लोगों ने निकाला कंप्रेशन फोर्स 0.36 FC के BXU, टेंशन फोर्स 0.87 FY AST। तो यहां से हम क्या निकल, XU 0.87 FY AST divided by 0.36 FCK B। डन, दिस इज द XU, दिस इज द XU। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एरिया ऑफ स्टील बढ़ेगा, एरिया ऑफ स्टील बढ़ेगा तो XU क्या होगा, XU क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा दोस्त। एरिया ऑफ स्टील बढ़ेगा, XU बढ़ेगा, इसका मतलब शिफ्टिंग नीचे होगा। एरिया ऑफ स्टील, एरिया ऑफ स्टील कम होगा, इसका मतलब XU कम होगा। XU कम होने वाला शिफ्टिंग ऊपर होगा। तो मैं यहां से पॉइंट करके बना सकता हूं, इफ AST increases, XU increases, it means shift, it means shift बढ़ने का, बढ़ेगा न्यूट्रल, क्यों हम रेफरेंस लेके आ रहे थे, कंप्रेशन से लेते हैं, बढ़ने का मतलब डाउन, इट मींस शिफ्ट डाउनवर्ड, करेक्ट ना। इफ AST डिक्रीजेज, XU क्या होगा, कम होगा। XU कम होने का मतलब क्या होगा, शिफ्टिंग ऊपर होगा। इट मींस शिफ्ट अपवर्ड, हाँ या ना बोलो यार, ठीक है। डन, ठीक है अजीत, वेल डन। ये बात समझ में आ गया। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कंप्लीट हो गया दोस्तों। एक बार कंफर्म कर दो, एक्चुअल और क्रिटिकल दोनों आप समझ में आएगा नहीं आया। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, सॉरी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और एक्सयू लिमिट, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और एक्सयू लिमिट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी बताओ। वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया। काजल, प्रतिष्ठा, हिमांशी, नेहा, धीरेन्द्र, दीपक, श्वेता, शिल्पा, वंदना, शिव, स्वाति, बुद्धा, निशा, पारुल, शालिनी, अंकुर वर्मा, राहुल, शिवानी, तन्मय, अंजलि, करुणा, गुलशन, अमन, दीक्षा, वेल डन, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड, सबको आ गया, बहुत बढ़िया, वेल डन, नाइस। नेक्स्ट दोस्त, पोजीशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ स्टील, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप कंफ्यूज मत करना। एक्सयू लिमिट का एरिया ऑफ स्टील से कोई मतलब नहीं है, और एक्सयू लिमिट का मतलब है ग्रेड ऑफ स्टील से, और पोजीशन न्यूट्रल एक्सिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, एरिया ऑफ स्टील का। देन बेस्ड ऑन अमाउंट ऑफ टेंसल स्टील इन सेक्शन 3 टाइप्स ऑफ सेक्शंस आर बीइंग डिफाइंड। यानी अब आप स्टील को ज़्यादा देते हो, कम देते हो, इससे क्या होता है, 3 तरह के सेक्शंस बन के आते हैं, अंडर इनफोर्स, ओवर इनफोर्स, बैलेंस सेक्शंस। ठीक है, आज का मेरा लास्ट रेफरेंस है। अब अंडर, ओवर, बैलेंस, इस सारे सेक्शंस को मैंने WSM से भी समझा रखा है, आज उसी बात को हम LSM से बताएंगे। वो आपका जो WSM था वो आपका इलास्टिक थियरी था, जहां हमने स्ट्रेस के बेस पे समझाया था। आज हम यहाँ पे स्ट्रेन के बेस बताएंगे, क्योंकि LSM हमारा स्ट्रेन बेस्ड थियरी है।
सबसे पहले बात करेंगे हम बैलेंस सेक्शंस का, किस तरह के सेक्शन को बैलेंस्ड बोलते हैं। इट इज द टाइप ऑफ सेक्शंस इन विच द अमाउंट ऑफ स्टील इज सच दैट द स्ट्रेन इन कंक्रीट इज 0.0035 एंड द स्ट्रेन इन टेंशन स्टील इज 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES एट द टाइम ऑफ फेलियर। यानी एक ही समय पे दोनों एक साथ फेल होंगे, यानी कंक्रीट का स्ट्रेन 0.0035 और स्टील का 0.002 प्लस 0.87 FY ES होगा फेलियर के समय। ऐसे सेक्शंस को हम बैलेंस सेक्शंस कहते हैं। तो आपको सीधे जाएगा डिफाइन बैलेंस सेक्शन, आपको पूरा ये सवाल दिया रहेगा और आपको बोल देगा अंडर ओवर बैलेंस। सिद्दीकी सर नाइस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। रोटी बनाते बनाते क्लास मत देखो, रोटी बनाओ या तो क्लास देख लो। चलो अब दोस्त ये सेक्शंस है बी और डी। हाँ अनुराधा वेरी गुड। स्टील और कंक्रीट बैलेंस सेक्शन में फेल करेगा साइमल्टेनियसली, ठीक है ना। अभी मैं फेलियर पे बातें नहीं कर रहा हूं, पहले मैं टाइप्स ऑफ सेक्शन को डिफाइन कर दूं, फिर टाइप्स ऑफ फेलियर पे आएंगे। डन डन। आज सब फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। तो अब हमने उसी बात को स्ट्रेन 0.0035 और 0.002 प्लस 0.87 FES। अब दोस्त मैंने सारी बातें बता दिया कि अगर कंक्रीट का स्ट्रेन 0.0035, स्टील का 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES दोनों इक्वल होगा कब? जब आपका सेक्शन बैलेंस्ड होगा, ठीक है। अब जैसे कि आपको पता है कंक्रीट का स्ट्रेस क्या होगा 0.45 FC के, स्टील क्या होगा 0.87 FY। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि अगर इतना स्ट्रेन होगा तो 0.87 FY होगा। तो याद रखना आप अंडर एनफोर्समेंट और बैलेंस सेक्शंस दोनों में आपका स्ट्रेस 0.87 FY होगा, ठीक है, और XU इक्वल टू XU लिमिट होगा। डन। अब बैलेंस किया, अब मैंने क्या किया, यानी XU लिमिट अमाउंट, अब हमने बैलेंस में अंडर का मतलब क्या हुआ, एरिया कम। अब मैंने स्टील को कम किया, स्टील को कम करने का मतलब क्या हुआ, स्टील को कम करने का मतलब का मतलब ये हुआ कि एरिया आपने कम डाला, एरिया कम डाला तो आपका एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, कम होगा। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस कम होगा, इट मींस शिफ्टिंग ऊपर होगा, करेक्ट ना। जब ऐसा होगा तो क्या होगा, यानी आपने ये कैसे किया, इट इज अ टाइप ऑफ सेक्शंस इन विच द अमाउंट ऑफ स्टील इन सेक्शन इज सच दैट स्ट्रेन इन कंक्रीट is 0.0035 and strain in steel is greater than 0.002 plus 0.87 FY ES at the time of failure, है ना। इसका मतलब आपने जब स्टील दिया तो जो स्ट्रेन ऑफ स्टील हो गया इससे ज्यादा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, अंडर रेनफोर्समेंट बोलते हैं। अब इस बात को हम डायग्राम से देख लेते हैं। जब हमने अमाउंट ऑफ स्टील को कम किया, पहले वाला जो पिक्चर था ना, डॉटेड दिखलाया हूं ना, वो पहले वाला था जब बैलेंस सेक्शन था, ये मैंने एक्स लिमिट दिखाया। बैलेंस सेक्शन में हमने क्या पढ़ा था, ये कंक्रीट 0.0035 और ये 0.002 प्लस 0.87 FY। लेकिन जैसे आपका एरिया कम हुआ तो शिफ्टिंग न्यूट्रल का ऊपर हुआ। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि अब आपका न्यूट्रल एक्सिस ये हो गया, ठीक है, इसमें गलत दे रखा है। जैसे एरिया कम किया शिफ्टिंग क्या ऊपर हुआ तो XU की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। XU इज लेस देन XU लिमिट। ऐसा होने से क्या हुआ, स्ट्रेन स्टील का बढ़ गया। यानी यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात निकल कर, ममता थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। लिसन, अब आपको पता है कि जब आपका अंडर एनफोर्समेंट है तो आपका जो स्ट्रेन है बढ़ जाएगा ना। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर यहां से आ रहा है कि अगर सेक्शन अंडर एनफोर्समेंट होगा तो उसमें डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा होगा। फिर एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे किस तरह के सेक्शन में डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, किस तरह के सेक्शंस में क्रैकिंग ज्यादा होगा। आपका आंसर क्या होगा, अंडर एनफोर्समेंट, अंडर ओवर बैलेंस। बहुत सवाल पूछे जाएंगे, क्लियर है ना। डन। तो अब दोस्त आपको FS क्या होगा 0.87 FY, XU क्या होगा, XU इज लेस देन XU लिमिट हो जाएगा। डन। अब हम बात करेंगे ओवर एनफोर्समेंट। आपका जो हेडिंग है वही बता रहा है ओवर का मतलब अब आप एरिया ज्यादा दे रहे हो, यानी कुछ अमाउंट ऑफ स्टील को आपने बढ़ा दिया। अब अमाउंट ऑफ स्टील, ये जो रेफरेंस है ना, ये बैलेंस सेक्शंस का है। अगर बैलेंस सेक्शंस के रेफरेंस में स्टील को कम कर दिया तो अंडर हो गया, अगर बैलेंस सेक्शंस के रेफरेंस में स्टील को कम कर ज्यादा कर दिया ओवर एनफोर्समेंट हो गया। अब क्या बोला, इट इज द टाइप ऑफ सेक्शंस
in which amount of steel is such that the strain in concrete is 0.0035 and the strain in tension steel is less than 0.002 plus 0.87 Fy upon ES at the time of failure। अब होता क्या है, जब आप एक्सयू लिमिट तो कोई चेंज नहीं है ना, आपने सेक्शन तीनों का समान है, एक है बी और डी से सेम है। हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ स्टील को कम कर रहे हैं और ज्यादा कर रहे हैं। पहले हम लोगों ने एक ऐसा एरिया दिया जहां पे बाय डिफॉल्ट एक्सयू लिमिट के बराबर हो गया, फिर हमने एरिया को कम किया तो एक्सयू कम हो गया, एक्सयू कम हो गया इसका मतलब शिफ्टिंग ऊपर चला गया, करेक्ट। तो अंडर इन्फ्लुएंस अब हमने एरिया को बढ़ा दिया, जब हमने एरिया को बढ़ा दिया तो न्यूट्रल एक्सिस बढ़ गया, न्यूट्रल एक्सिस बढ़ गया, इसका मतलब न्यूट्रल एक्सिस शिफ्टिंग नीचे कर गया, यानी अब एक्सयू लिमिट से ज्यादा आ गया। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से जो स्ट्रेन स्टील होता है, जो स्ट्रेन इन स्टील होता है वो 0.002 प्लस 0.87 Fy अपॉन ES से कम हो जाता है। और आप बताओ, एजम्पशंस नंबर 6 बोलता है ना कि एट द टाइम ऑफ फेलियर द स्ट्रेन इन स्टील शुड नॉट बी लेस देन 0.002 प्लस 0.87 Fy अपॉन ES, और यहाँ तो हो रहा है, इसका मतलब LSM के अंदर ओवर रेनफोर्समेंट इज नॉट परमिटेड, ओवर रेनफोर्समेंट इज नॉट परमिटेड। अब जो सेक्शंस है बी और डी, जो सेक्शंस है बी और डी, ठीक है। अब स्ट्रेन क्या है 0.03। अब देखो मैंने फिर ये आपका जो डॉटेड दिखा रहा है ये एक्सयू लिमिट है, दिस इज द एक्सयू लिमिट, दिस इज द एक्सयू लिमिट। अब एक्सयू लिमिट होगा तो 0.0035 और यहाँ तक का जो स्ट्रेन होगा वो क्या होगा, यहाँ तक का 0.002 प्लस 0.87 Fy अपॉन ES होगा। लेकिन जैसे आपका न्यूट्रल नीचे आया आपका स्ट्रेन कम हो गया, स्ट्रेन कम हो गया मतलब आपका जो स्ट्रेस है वो 0.87 Fy से कम हो गया, हाँ है ना, हाँ है ना, करेक्ट। तो स्ट्रेस, ये ऑब्जेक्टिव का सवाल बन सकता है, इस पे सवाल कभी नहीं बना है। ओवर एनफोर्समेंट के केस में जो स्ट्रेस ऑफ स्टील होता है वो हमें ना कि 0.87 Fy होता है, स्ट्रेस ऑफ स्टील 0.87 Fy ओनली इन केस ऑफ बैलेंस सेक्शन एंड अंडर एनफोर्समेंट। व्हेन द सेक्शन इज ओवर एनफोर्समेंट द स्ट्रेस इन स्टील इज लेस देन 0.87 Fy। डन। टाइप्स ऑफ सेक्शंस क्लियर है एनीवन, किसी को भी टाइप्स ऑफ सेक्शंस में कोई डाउट, अंडर ओवर बैलेंस क्लियर है भाई, थम्स अप कर दो एक बार, स्माइल के साथ कर दो यार, बस मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, कुछ भी करो, खुश रहो, तो स्माइल के साथ थम्स अप करो। वेरी गुड, सब मजा आ गया यार, अरे वाह बहुत बढ़िया, वेल डन। ऐसे लग रहा है सामने बैठ के मुस्कुरा रहे हो, मजा आ गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। खुश होकर जो काम करेंगे वो काम कभी खराब व्यर्थ नहीं जाता है, बहुत बढ़िया। लिसन, अब हम बात करेंगे फेलियर के ऊपर। निशा पटेल वेरी गुड, अमित विशाल एक्सीलेंट, नितिन, स्वाति, प्रिया, निधि, सुमित राजपूत, अनिल, प्रदीप, नेहा, अमन कुमार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी नाइस। देखो अब सेक्शंस ऑलवेज, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रहा हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं। अक्सर हम बोलते हैं ना कि स्टील फेल, कॉन्क्रीट फेल, वास्तविकता में स्टील फेल नहीं करता है। फेल का मतलब होता है फ्रैक्चर, स्टील इल्ड करता है। अगर कहीं पे कोई स्टेटमेंट आपको देता है ना कि स्टील फेल, वो स्टेटमेंट ही गलत है। फेल का मतलब फ्रैक्चर, स्टील नेवर फ्रैक्चर, स्टील ऑलवेज इल्ड, ठीक है ना। अगर मैं बोलता हूँ ना कि अंडर एनफोर्समेंट, अब मेरी बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से बोलना। सबसे पहले बैलेंस सेक्शन से पहले से, क्योंकि हमको अब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, वहां पे हमें घुमाया जाता है, ठीक है ना। आपको बेसिक पता है लेकिन अब कहाँ आपको फंसाया जाएगा देख लीजिए। तो 2 मिनट ध्यान सुन लो, उसके बाद मैं स्लाइड्स पढ़ दूंगा, ठीक है। 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, अब कमेंट 2 मिनट के लिए बंद कर दो, 2 मिनट में बोल देता हूँ, कंक्लूड करता हूँ, फिर हम सवाल करेंगे, ठीक है। लिसन, तो फेलियर में क्या है ना कि जब हम बैलेंस सेक्शंस होता है ना, तो जो बैलेंस सेक्शंस का मतलब होता है स्टील और कॉन्क्रीट दोनों फेल साइमल्टेनियस करेगा, एक साथ करेगा, ठीक है। डन। अब आपका जब अंडर इन्फोर्समेंट होगा तो अंडर इन्फोर्समेंट में आपका स्ट्रेन स्टील का बहुत ज्यादा हो रहा है। डन। वास्तविकता में फेल नहीं कर रहा है, उसके कारण इल्ड करेगा, तो स्टील इल्ड करेगा, स्टील इल्ड करेगा, फाइनली टूटेगा कौन, क्रशिंग कंक्रीट करेगा। लेकिन उस कंक्रीट को उकसाने वाला कौन था, स्टील था, इसलिए हम बोलते हैं स्टील इल्ड फर्स्ट, है ना। लेकिन कभी स्टील फेल फर्स्ट नहीं बोलेंगे, स्टील इल्ड फर्स्ट। अब इस तरह के फेलियर को, क्योंकि करने वाला कौन था, स्टील था, इसलिए इसको टेंशन फेलियर बोलते हैं। दूसरा, स्टील कैसा है, स्टील डक्टाइल है, इसी इसको डक्टाइल फेलियर बोलते हैं। तीसरा, क्योंकि फाइनली
कंक्रीट क्रश कर रहा है, इसलिए हम सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर बोलते हैं। कंक्रीट को कंप्रेशन बोलते हैं और सेकेंडरी इसलिए बोल रहा है, क्यों? क्योंकि वजह कोई और था, इसलिए सेकेंडरी। अगर कंक्रीट खुद की वजह से फेल हो रहा है उसको प्राइमरी कंप्रेशन बोलते हैं। अब ओवर एनफोर्समेंट में आ जाएंगे। ओवर एनफोर्समेंट में स्ट्रेन इन स्टील बहुत कम हो रहा है, यानी वहां पे जो फेलियर होगा तो कंक्रीट के क्रशिंग के कारण होगा, तो यानी वहां पे स्टील इल्ड नहीं कर रहा है, तो वहां पे हम उस फेलियर को ब्रिटल फेलियर और प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर बोलेंगे। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस पे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे। आज मैंने बहुत से क्वेश्चन इसके ऊपर रखे हैं और आने वाले क्लासेस में भी और आएंगे, क्योंकि दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब सारी बातों को हम पढ़ लेते हैं। स्टील नेवर फेल्स, इट ऑलवेज एल्ड। मैंने ये स्टेटमेंट इसलिए लिखा है ताकि जो भी आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो तो आप कभी गलती नहीं करते हो। वेरी गुड ओम मिश्रा, वेल डन। Sections always fail due to crushing of concrete. Steel never fails, it always yields. Types of failure, balanced failure. Here, both steel and concrete yield simultaneous. It takes place in balanced section. टेंशन फेलियर, डक्टाइल फेलियर, सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर, ये सारे नाम एक ही हैं। कब? जब इल्डिंग स्टील का होता है, और ऐसा कहाँ होता है? अंडर रेनफोर्समेंट में। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अंडर रेनफोर्समेंट में किस तरह का फेलियर होता है, ऐसे आएंगे कि अंडर रेनफोर्समेंट में कैसा फेलियर होता है। योर आंसर ऑप्शंस कोई एक होगा, अगर मल्टीपल होगा तो सारे दे सकते हैं या दो दे सकते हैं। टेंशन फेलियर, डक्टाइल फेलियर, सेकेंडरी कंप्रेशन फेलियर। डन। ब्रिटल फेलियर की बात करें तो उसको ओवर एनफोर्समेंट, अगर ओवर एनफोर्समेंट की बात करें तो ओवर एनफोर्समेंट में कैसा फेलियर होगा? ओवर एनफोर्समेंट ब्रिटल फेलियर होगा, प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर होगा। हियर फेलियर टेक प्लेस ड्यू टू इल्डिंग क्रशिंग ऑफ कॉन्क्रीट इन कंप्रेशन। स्टील फेल नहीं करता, स्टील इल्ड। वेरी गुड नेहा, वही तो मैं बोल रहा हूँ। ओके, ओवर एनफोर्स सेक्शंस आर नॉट परमिटेड बिकॉज फेलियर इज ब्रिटल एंड सडन। ठीक है ना? तो ओवर क्यों? क्योंकि ओवर एनफोर्समेंट में फेलियर होने का वजह कंक्रीट है, और कंक्रीट का नेचर कैसा होता है? ब्रिटल होता है, इसलिए हम ओवर एनफोर्समेंट में डिजाइनिंग नहीं करते। एग्जाम में पूछा जाएगा व्हाई यू आर नॉट डिजाइनिंग इन ओवर एनफोर्समेंट, तो आपका आंसर होगा क्योंकि वहाँ पे सडन फेलियर होता है, वार्निंग नहीं होता है। हम कितना भी डिजाइनिंग करें, अगर उसमें फेलियर होता है तो हम चाहेंगे हम ऐसा स्ट्रक्चर बनाएं ताकि वहाँ पे एक सफिशियंट वार्निंग मिले, और अगर हम सफिशियंट वार्निंग के लिए बनाना चाहते हैं तो हमें अंडर एनफोर्समेंट में डिजाइन करना होगा। तो अब बोलेंगे सेफ्टी के लिए आपको सेक्शन कौन सा डिजाइनिंग करना है, तो आपका आंसर होगा अंडर एनफोर्समेंट। डन। और ओवर एनफोर्समेंट डिजाइनिंग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वहां पे सडन फेलियर होगा। अंडर एनफोर्समेंट सेक्शंस आर प्रीफरेबल बिकॉज दे गिव सफिशिएंट वार्निंग। व्हाई अंडर एनफोर्समेंट इज प्रीफरेबल? योर आंसर इज बिकॉज दे गिव सफिशिएंट वार्निंग बिफोर फेलियर। इन अंडर एनफोर्स सेक्शंस डिफ्लेक्शंस एंड क्रैकिंग्स आर मोर देन ओवर एनफोर्समेंट सेक्शंस। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफ्लेक्शंस और क्रैकिंग किस तरह के सेक्शन ज्यादा होता है। योर आंसर इज अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोगों ने एक्चुअल लिमिट, एनालिसिस और टाइप्स ऑफ सेक्शंस और टाइप्स ऑफ फेलियर, ये चार टॉपिक हम लोग बातें की हैं। अब सवाल हमारे सामने है, स्क्रीन बोर्ड पे सवाल है, अब आप इसको जवाब दीजिएगा। पोल आपके सामने है, आप उसको क्लिक करके बताइएगा कि आंसर कौन सा होगा। मैं अब हर सवाल के बाद 10 से 20 सेकंड का पॉज लूंगा ताकि आप सवाल को बेहतर तरीके से पढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप सवाल को ढंग से पढ़ते नहीं हो और गलती चांसेस ज़्यादा होती है। सबसे पहला बात है कि आप सवाल को बहुत आसानी, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िए। मैं सवाल डिस्प्ले होने के 20 सेकंड तक पॉज रखूंगा। पोल में करके बता दो, पोल में करके बता दो। मेरे स्क्रीन सेट के सामने पोल दिख रहा है और मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, तो एक बार पोल करके बता दो। फ्लेक्सुरल कोलैप्स इन ओवर रेनफोर्स्ड बीम। ओवर एनफोर्समेंट में कोलैप्स करेगा। ओवर एनफोर्समेंट में टूटेगा कौन? पहले कंक्रीट। तो आंसर क्या होगा? वेरी गुड, 99% स्टूडेंट्स ने इसका जवाब सही बताया। मजा आ गया, वेल डन। प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर, प्राइमरी कंप्रेशन फेलियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IS 456 फॉर अ सिंगली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो सिंगली रेनफोर्स रेक्टेंगुलर सेक्शंस के रिगार्डिंग चार स्टेटमेंट आपके सामने है, आंसर कीजिएगा।
एक्सयू मैस अपॉन डी फॉर एफी 415 बिल्कुल सही है। देखो अगर मैं फिर से बोलता हूँ कि अगर कोई आपको ऑप्शन फर्स्ट सही लग रहा है तो एटलीस्ट पहली बात कब लगता है सवाल देख के ये वाला सही है, ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि सारे ऑप्शंस को पढ़ने की आर्ट डालिए। पहला सही है, द डेप्थ ऑफ सेंट्रोइड ऑफ कंप्रेशन, ये 0.42 एक्सयू होना चाहिए। द डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्स ऑफ द स्ट्रेस ब्लॉक इज 0.38, ये भी नहीं है। रेक्टेंगुलर ब्लॉक होता है आपका कितना 4/7, 3/7, तो 3/7 क्या हो जाएगा 37.4 समथिंग आएगा, ये भी नहीं है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लीवर आर्म डी माइनस 0.42, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 3rd नंबर। तीसरे का, 3rd का, आकांक्षा गलत है आपका आंसर, ए नहीं होगा। देखते हैं 3rd कितने लोग सही करते हैं। तीसरे का बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसका कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा वही कर पाएगा। ओके वेल डन सचिन, अनिकेत, अंजलि, ठीक है ठीक है। इसमें 45% स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बार मैं समझाना चाहता हूँ दो तीन बातों को। यहाँ तो सवाल 10 अंडर इन्फोर्समेंट का है ना, कल को सवाल ओवर इन्फोर्समेंट भी पूछा जा सकता है। पहली बात हमको मतलब समझता है, आर डीपर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। एक बार इस बात को बहुत ध्यान से देख लीजिए, आगे कभी गलती नहीं होगा। और इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आगे मैं कई सवाल देने वाला हूँ। वेल डन सुमन, डी वालों सबका सही है, वेरी गुड, मैक्सिमम लोगों ने सही जवाब दिया है, वेल डन। अब समझिए इस बात को, बोलता है कि अंडर इन्फोर्समेंट कॉन्क्रीट फ्लेक्चर मेंबर्स आर डीपर, व्हाट इज द मीनिंग दिस। अगर मैं एक सेक्शन ड्रॉ करता हूं और ये सेक्शन कैसा है, ये सेक्शन बैलेंस सेक्शन है, ये सेक्शन बैलेंस्ड सेक्शन है। बैलेंस सेक्शंस का मतलब क्या हुआ, एक्सयू इक्वल टू एक्सयू लिमिट एंड दिस इज द ओवरऑल डेप्थ, सॉरी इफेक्टिव डेप्थ, दिस इज स्मॉल डी। तो कोई सेक्शंस को मैं डिजाइन किया हूं और सेक्शंस बैलेंस सेक्शंस है, इसका मतलब एक्सयू एक्स लिमिट के बराबर है। बहुत ध्यान सुनना दोस्त, डेप्थ का बढ़ना और घटना क्या एरिया ऑफ स्टील, क्या एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस को इफेक्ट करेगा? क्यों नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए हम क्या करते हैं 0.87 FYAST डिवाइड बाई 0.36 FCK तो यहाँ पे डी का कोई रोल नहीं है, यानी डेप्थ के बढ़ाने और घटाने से एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस में कोई चेंज नहीं आएगा, उसका पोजीशन वही रहेगा। बिल्कुल क्लियर है। अब मैं डेप्थ को बढ़ा रहा हूँ तो पहले जवाब दीजिए कि डेप्थ को बढ़ाने पे एक्सयू लिमिट क्या सेम रहेगा? जवाब दीजिए मेरे को, क्या डेप्थ को बढ़ाने पे एक्सयू लिमिट मेरा सेम रहेगा? क्योंकि डेप्थ जो होता है, जो एक्सयू लिमिट होता है वो के इंटू डी होता है, तो ऑब्वियस बात है कि जब मैं डी को बढ़ाऊंगा तो एक्सयू लिमिट बढ़ेगा, चेंज होगा। वेरी गुड। अरे साली नो कि क्या बोले जा रहे हो। तो अब मैंने सेक्शंस को बढ़ा दिया, इसके डेप्थ को क्या कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, केवल डी बढ़ाया, मैक्सिमम लोगों ने इसका जवाब गलत दिया। बहुत ध्यान सुनना, पहले ध्यान से जवाब, कोई कमेंट बाजी मत करो। जिन लोगों ने जवाब गलत दिया कोई कमेंट बाजी मत करो। इसके रिगार्डिंग 3-4 बहुत बढ़िया सवाल आगे आएंगे। हम यहाँ गलती किए हैं लेकिन आगे इस गलती को नहीं दोहराएंगे, ठीक है। तो पहले ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर मैं बैलेंस सेक्शन बनाया तो बैलेंस सेक्शन कब होगा, जब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और एक्सयू लिमिट एक समान होगा। डन। इसका मतलब अब मैं बोल रहा हूं कि मैं डेप्थ को बढ़ा दिया, डेप्थ को बढ़ाया तो भी मेरा एक्सयू वही रहेगा, क्योंकि डेप्थ के बढ़ाने और घटाने से एक्सयू पे कोई फर्क नहीं आ रहा है, क्या चेंज होगा, एक्सयू लिमिट बढ़ेगा, क्योंकि एक्सयू लिमिट क्या होता है के इंटू डी, के तो वही रहेगा, स्टील वही है, ग्रेड वही है, तो आपका क्या बन गया, डी बढ़ गया। तो बढ़ने का मतलब शिफ्टिंग नीचे होगा, अब मैं इसको दिखा दे रहा हूं। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा हो गया एक्सयू लिमिट, दिस इज द
एक्सयू लिमिट, दिस इज द एक्सयू लिमिट। अब दोस्त यहां पे क्या है, एक्सयू इक्वल टू एक्सयू लिमिट, दिस इज द बैलेंस सेक्शन और दिस इज द एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिट, हाँ है ना, बोलो ना। अब मैंने बैलेंस बनाया, डीपर किया कि नहीं किया, डीपर किया कि नहीं किया। और सुन ध्यान से, सुन लो ध्यान से, अगर मैं अब डेप्थ को कम करता, तो एक्सयू वही रहता, बदलता क्या, एक्सयू लिमिट। अब डी कम करता तो एक्सयू लिमिट कम आता, तो ये ऊपर चला जाता ना, हाँ है ना। तो अगर मैं डेप्थ को कम करता तो सेक्शन ओवर हो जाता, अगर मैं डेप्थ को बढ़ा देता तो सेक्शन अंडर। अरे समझ में आया कि नहीं आया कि नहीं आया, जल्दी से कंफर्म करो, जितने लोगों ने गलत किया बता दो मेरे को, समझ में आया कि नहीं आया। एक मिनट प्रतिष्ठा डीपर करते हैं, उसको आते हैं स्टीपर पे, आते हैं उस पर। वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आगे जब सवाल आएगा उसमें गलती नहीं होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। आप फेस्टिवल के दिन हमसे जुड़े रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्त अब आर डी पर आ गया, तो ये बात सही है ना, ये स्टेटमेंट सही है ना कि अंडर एनफोर्समेंट डी पर, ये सही है, डन। अब आते हैं स्टीफर के ऊपर। स्टीफर क्या होता है, जितना स्टील हम प्रोवाइड करते हैं उतना स्टीफनेस हमारा बढ़ता जाता है, डन। तो जितना स्टील, तो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ स्टील किस में देते हैं, स्टीफनेस, स्टील प्रोवाइड करोगे तो स्टीफनेस बढ़ता जाएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टील कब देते हैं, ओवर एनफोर्समेंट में, यानी ओवर एनफोर्समेंट स्टीफर होगा, अंडर एनफोर्समेंट स्टीफर नहीं होगा। क्लियर है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्लियर है। तो आर स्टीफनर वाला जवाब आपका ओवर एनफोर्समेंट के लिए होगा, ना कि अंडर के लिए होगा। क्यों, एरिया ऑफ स्टील बढ़ रहा है और यहां पे अंडर में एरिया कम है, इसलिए स्टीफर नहीं होगा, डन। अब आते हैं कैन अंडर को लार्ज डिफ्लेक्शन। अभी बताया कि जब अंडर एनफोर्समेंट होगा तो स्ट्रेन इन स्टील 0.002 प्लस 0.87 FY अपन ये से ज्यादा आएगा, वहां पे आपका स्ट्रेन ज्यादा होगा, वहां डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, तो अंडर एनफोर्समेंट डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, तो आपका ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट पहला और तीसरा होगा, है ना। चलिए दोस्त, इसी सेम कॉन्सेप्ट पे आगे भी मैं सवाल दूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। आंसर गलत है सही है कोई दिक्कत नहीं है, हम आज गलती कर रहे हैं आगे गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इन लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कॉन्क्रीट फॉर फ्लैक्चर द एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, आपसे एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक पूछा गया है। थैंक यू अनुराधा, थैंक यू। एरिया ऑफ स्ट्रेस, अरे इससे भी गलती हो रहा है, वेरी गुड, 0.36 FCK XU, करेक्ट इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, वेल डन शिवा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं फिर से बोल रहा हूं, स्टेटमेंट को आराम से पढ़िए। if any tension reinforcement in an RC beam attains its yield stress during loading before the concrete in the compression zone fail due to crushing, the beam is said to be, the beam is said to be, जिन लोगों ने इसका आंसर ए बोला है सही है, फंस गए इसमें, फंस गए, फंसा दिया उसने, मैं बार बार बोल रहा हूं, फंस गया यार तुम। फिर आप एक शब्द को पकड़ के ना फंस जा रहे हो, पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, पूरे स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। देखो क्या बोला है, इफ एनी टेंशन रेनफोर्समेंट, कोई भी टेंशन रेनफोर्समेंट इन आरसी बीम अटेन्स इट्स यील्ड स्ट्रेस ड्यूरिंग लोडिंग बिफोर कॉन्क्रीट, फिर ध्यान देना,
इफ एनी टेंशन रेनफोर्समेंट, कोई भी टेंशन रेनफोर्समेंट आरसी बीम का अटेन्स इल्ड, वो इल्ड स्ट्रेस को अटेन करता है किसके, लोडिंग के दौरान, बिफोर कॉन्क्रीट, बिफोर कॉन्क्रीट, देख रहा है कहानी कहाँ है, खेला कहाँ हुआ है, बिफोर द कॉन्क्रीट। फिर बोला इन द कंप्रेशन जोन फेल ड्यू टू क्रसिंग, यही आपने देख लिया, कॉन्क्रीट ड्यू टू क्रसिंग, क्रसिंग देके मार दिया ओवर एनफोर्समेंट, बिफोर होगा ना। जिन लोगों ने गलती किया समझ में आ गया आपको। आप एक शब्द पढ़ के मत फंसो यार, आप लोग क्या करते हो ना, एक इमेज क्रिएट कर लेते हो, कॉन्क्रीट क्रॉसिंग ओवर एनफोर्समेंट, अरे उसके पहले बिफोर लगा दिया ना भाई। वही बात हो गई ना कि किसी को देखकर पहले से प्री डिटरमाइंड बना लिया आपने इमेज, जब जो जैसा दिखे आप ऐसा रिएक्ट करिए, ठीक है। तो सवाल क्या पूछ रहा है, क्या स्टेटमेंट है, ठीक है ओम मिश्रा, डन। अब क्लियर है भाई। अरे क्रसिंग सोचकर, यही क्रसिंग के चक्कर में तो पूरा जिंदगी खराब हो जाता है। सवाल पढ़ो ढंग से। क्वेश्चन नंबर 6, स्वाति नहीं समझ आया। स्वाति पिछले वाले सवाल में बोला था कि जो स्टील है ना वो इल्ड को अटेन करेगा कंक्रीट के क्रसिंग के पहले, बात समझा ना। तो स्टील पहले करेगा, तो स्टील पहले कब होता है, तो अंडर में होता है ना। हाँ सचिन, आफ्टर होता तो हो जाता ओवर एनफोर्समेंट, बिल्कुल सही पहचाना आपने। क्वेश्चन नंबर 6, श्वेता का रिप्लाई भी आ गया, बी, डिजाइनिंग ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर इन फ्लेक्जर। तो दोस्त आपसे पूछा गया है सेफ डिजाइन, सेफ डिजाइन का मतलब क्या होता है, टाइप बताओ मेरे को। सेफ डिजाइन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेफ डिजाइन, प्लीज कमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेफ डिजाइन। यू हैव अ 3 सेक्शन, तो कौन सा सेक्शन इसको सेफ डिजाइन माना जाता है। अंडर बैलेंस पे आप डिजाइनिंग करोगे वो तो क्रिटिकल हो गया ना, ठीक है। हम बोल देते हैं कि बैलेंस पे करते हैं, ठीक है। तो हम डिजाइनिंग किस पे करते हैं, अंडर पे करते हैं। अब अंडर की बात हो रही है, यानी स्पष्ट नहीं किया कि बात अंडर की ओवर कर रहा है। सेफ डिजाइन, सेफ डिजाइन का मतलब अंडर इन्फोर्समेंट। अब अंडर में फेलियर कैसा होगा, ये ओवर इन्फोर्समेंट नहीं भैया, ओवर नहीं है, कैसा है, अंडर है। अब दो फेलियर दे रखा है, टेंशन और कंप्रेशन। अंडर में स्टील फेलियर होगा तो उसको बोलेंगे टेंशन फेलियर, हाँ है ना। तो ऑप्शंस 2 और 4, 2 और 4, बी सही हो जाएगा। वेल डन। क्वेश्चन नंबर 7 ऑन डिस्प्ले, बहुत ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से पढ़ो। हाँ निक्कू सही बोल रहे हो, वेल डन। सानली गुप्ता, ठीक है। रोमनी, रूपांशी, पारुल, विशाल, शिवा, कृष्णकांत, अक्षय, लक्ष्मी, कमलेश, पारुल, वेल डन। चलो जल्दी बताओ। द मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ बीम विथ डी एज द इफेक्टिव डेप्थ इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन फॉर एफी 415 स्टील इज, यानी एक्सट्रीम पूछा गया है आपसे, मैक्सिमम डेप्थ पूछा गया है किसके लिए, 415 के लिए। तो ये बहुत बढ़िया, वेल डन, 95%। अब आंसर लोगों का सही है, तो 415 के लिए 0.48 डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इन अ सिंगली रेनफोर्स्ड बीम द टेंशन स्टील रीचेज इट्स मैक्सिमम अलाउएबल। कौन पहले पहुंच रहा है, टेंशन स्टील रीचेज इट्स मैक्सिमम अलाउएबल स्ट्रेस अर्लियर देन कंक्रीट, पहले स्टील पहुंच रहा है। व्हाट इज सच एन, यानी ये स्ट्रेस के टर्म, मैक्सिमम स्ट्रेस बोला यानी WSM का सवाल दे दिया, ठीक है। स्ट्रेस के टर्म में बात किया मतलब WSM के कॉन्टेक्स्ट में बात किया है, ठीक है। तो पहले कौन, स्टील पहुंचेगा, स्टील कब पहुंचेगा, अंडर में। वेरी गुड, वेल डन, बहुत बढ़िया जवाब, बहुत बढ़िया जवाब, वेल डन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई इज द डिजाइन ऑफ अ RC सेक्शन एज ओवर रेनफोर्स्ड अनडिजायरेबल, यानी ओवर एनफोर्समेंट अनडिजायरेबल है, उसका कारण क्या है।
शिवा वेरी गुड, आकांक्षा वेल डन। वेरी गुड वेल डन, बहुत बढ़िया। सी मतलब आज ना ओवर अंडर बैलेंस और टाइप्स ऑफ फील्ड कितना भी घुमा देगा ना, मैं हर तरह से सवाल आऊंगा, बिल्कुल घुमा नहीं दूंगा इसको, ठीक है ना। एकदम आज एकदम कसम खा लेंगे भाई, आज गलती करेंगे करेंगे, लेकिन आज के बाद टाइप्स ऑफ सेक्शन टाइप्स ऑफ फील्ड एकदम गलती होने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ सिंगली रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट बीम सेक्शन, कैसा सेक्शन है, सिंगली रेनफोर्स्ड। बहुत प्यार से पढ़िए सवाल को, एकदम मुस्कुराते हुए प्यार से पढ़िए, पहले सवाल को एकदम तनाव लेकर पढ़िए, आप जल्दीबाजी में आंसर कर देता हूँ, प्यार से पढ़िए आराम से। क्या कैसा सेक्शन कैसा है, सिंगली रेनफोर्स्ड है भैया, मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस कंक्रीट का और टेंशन का मैक्सिमम रिच कर रहा है, पहुंच रहा है देयर परमिसिबल स्ट्रेस साइमल्टेनियसली, यानी डब्ल्यूएसए में कॉन्टेस्ट ने पूछ दिया, स्ट्रेस स्टील का और कंक्रीट का परमिसिबल पहुंच रहा है साथ 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 साथ। हाँ ये होता है फीडबैक बैलेंस्ड सेक्शन, बैलेंस्ड सेक्शन। कुछ है क्या, कुछ है क्या, आसान है यार, आसान है, सिविल का सबसे आसान सब्जेक्ट आरसीसी, टाइप कर दो यार, आसान है, आसान है। पोल नहीं, 11 का पोल करवा दे रहे, ठीक है, इजी 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 या 11, the centroid of the compressive force from the extreme compression fiber in limit state design lies at a distance of, सागर बहुत जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा, ठीक है। वेरी गुड सरांश, ARN वेरी गुड। चलिए जवाब दीजिए, 11 का जवाब दीजिए, सेंट्रोइड ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स कितना होता है उसी का है ना, 11th का, 11th का पोल आपके सामने है, द सेंट्रोइड ऑफ कंप्रेशन फोर्स, यानी सेंट्रोइड क्या होता है, कंप्रेशन फोर्स 0.36 एफसी के BXU, द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर लिमिटेड डिजाइन, यानी आपसे सीजी पूछ रहा है, सीजी क्या होगा 0.42 XU, तो आपको 0.42 XU। वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया, डन। क्वेश्चन नंबर 12, पोल आपके सामने है, पोल आपके सामने है, अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 which one of the following statements about the depth of neutral axis XU balance for a balanced reinforced concrete section is concrete, यानी XU balance के रिगार्डिंग 4 ऑप्शंस आपके पास है। वेल डन, सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू, 100% आंसर इज करेक्ट। अब फिर कितने परसेंटेज गिरा दिया, अरे अभी 100% था, ओ क्या कर रहा है दोस्त, XU बैलेंस किस पे डिपेंड करता है, अरे यार इससे आसान सवाल क्या हो सकता है, हाँ अरे लल्ला ध्यान से पढ़ तो लो, XU बैलेंस डिपेंड्स ऑन द ग्रेड ऑफ स्टील ओनली। अच्छा पोल नहीं कर रहे हो, ठीक है, अच्छा मैक्सिमम लोग कमेंट कर रहे हो, ठीक है, ओके, इसे यही कारण मैं देख रहा हूँ कि आंसर सही कर रहे हो, पोल में दिखा रहा है कम, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, जिसको जिसमें अच्छा लगे कर दो। क्वेश्चन नंबर 13, in limit state design the limiting depth of neutral axis for FE 500 for beam having effective depth small d is, तो आपसे पूछा गया है लिमिटिंग डेप्थ यानी एक्सयू लिमिट किसके लिए, 500 के लिए। राखी वेल डन, या ये होता है रेस्पॉन्स, ये होता है फीडबैक, 500 0.46 D, वेल डन, सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू।
क्वेश्चन नंबर 4, किसी के बारे में पर्सनल कमेंट मत करो, ठीक है, गलत बात। फॉर अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट इन स्टील स्ट्रक्चर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, लिमिट स्टेट ऑफ स्ट्रेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग, याद है, लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी, डन। अब बता दो। वेरी गुड। स्ट्रेंथ में क्या होता है, कंप्रेशन, शियर, फ्लेक्सर, टॉर्सन। आपके ऑप्शंस में क्या है, टॉर्सन है, देख रहे हो, वेरी गुड, वेल डन। डी डी डी- अरे यार डी डी कैसे है यार, डिफ्लेक्शन, सर्विसिबिलिटी है भाई, सर्विसिबिलिटी है, ना करो ऐसे, ना करो ऐसे। हाँ 45%, 33% डी पे आ गए भाई, बताओ, ऐसे करोगे तो मैं तो खाना ही नहीं खा पाऊंगा आज। हाँ बताइए, एकदम बेसिक गलती कर रहे हो आप, दिल दुखाने वाला जवाब था ये, ना दुखाओ यार दिल। चलो क्वेश्चन नंबर 15, a cantilever beam of size 300 mm and 550 mm with 3 bars of 12 mm dia in tension zone has a span of 3 meter, adopt M20 concrete and Fe 500 steel। कोई नहीं वीरेंद्र, आप कमेंट कर दो, सिलेक्ट नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कॉन्सेप्ट पता है आपको, कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स को बराबर कर दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको। बी दे रखा है, ये कैपिटल डी है, तो आपको स्मॉल डी निकालना है। 3 बार दे रखा है, 12 mm का स्टील दे रखा है आपको टेंशन जोन में, स्पैन दे रखा है 3 मीटर, स्पैन है कोई मतलब ही नहीं है। M20 कॉन्क्रीट दिया हुआ है, 5 Fe 500 ग्रेड दिया है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, स्मॉल डी निकाल दो भाई। स्मॉल डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो स्मॉल एज्यूम क्लियर कवर दिया है, मेरे को एक बार टाइप करके बताओ यहाँ पे, पहले मेरे को स्मॉल डी बताओ टाइप करके। सवाल में आपको एक्स पूछा गया है, सवाल में आपसे एक्स पूछा गया है, न्यूट्रल से पूछा गया है, टाइप करके मेरे को बताओ इफेक्टिव डेप्थ कितना लेंगे, क्योंकि जब तक इफेक्टिव डेप्थ आप नहीं बता पाओगे, आप नहीं निकाल पाओगे, करेक्ट ना। आपको सवाल में ओवरऑल डेप्थ दिया हुआ है। फंस गए फंस गए फंस गए, 525 525, अरे लल्ला क्या दिया है, एज्यूम क्लियर कवर दिया है ना, तो ओवरऑल में से इफेक्टिव कवर माइनस करोगे ना यार, फंस गए। क्लियर कवर और इफेक्टिव कवर नहीं समझ आता है। इफेक्टिव क्या होता है, सीजी से आउटर का होता है ना, ये क्लियर दिया हुआ है ना, क्लियर दिया है ना, तो क्या हो जाएगा 500। अरे यार सुनो ध्यान से, ये देखो, देख लो आप गलती कितना बाउंडर मिस्टेक कर रहे हो, ये स्टील है, क्लियर का मतलब ये हुआ ना, आउटर स्टील की दूरी हम कहाँ से लेते हैं, कहाँ से लेते हैं, स्मॉल डी से लेते हैं ना यार, सीजी से लेंगे ना। अरे बोलो यार, अरे बोलो यार, ओवरऑल डेप्थ में से इफेक्टिव कवर माइनस करोगे ना, आपको क्या दिया यहाँ पे, क्लियर कवर दे रखा है ना, वेरी गुड। अब समझ आ गया आपको, तो इसका मतलब आपको 550 माइनस क्लियर कवर, कवर कितना है 25, माइनस 5/2, 5 कितना है 12, कितना हो जाएगा 6, तो अब 5 6 31, तो 519 mm हो जाएगा ना, वेरी गुड। आकांक्षा, नेहा, हिमांशी, विवेक, विवेक नहीं, गलत गलत है, नेहा कसैया, अंजलि आपका भी, अंजलि अब गलत है आपका, अंतिमा सही है आपका, ठीक है, लक्ष्मी सही है, सही है, सही है, सही सही सही, सही। समझ आ गया, तो हमें स्मॉल डी समझना है। इफेक्टिव कवर का मतलब होता है आउट कंप्रेशन फाइबर से लेके सीजी, इफेक्टिव कवर का मतलब होता है सीजी ऑफ टेंशन से लेके जो नियरेस्ट आपका एक्सपोजर है उस दूरी को बोलते हैं। और क्लियर का मतलब होता है आउटर स्टील से लेके जो आपका एक्सट्रीम जो आपका सरफेस है उसकी दूरी को बोलते हैं। तो आप इस बात का ध्यान दीजिए कि आपके क्वेश्चंस में क्लियर कवर दिया है कि इफेक्टिव कवर दिया है, ग्रेट। अब आपको स्मॉल डी 519 रख के बनाना है। अब उसके बाद आपसे एक्स पूछा गया है।
तो आपको पता है C इक्वल टू टी, तो XU इक्वल टू 0.87 FY/AST डिवाइडेड बाई 0.36 FCK B। वैल्यू पुट कीजिए 0.87, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइएगा मेरे को। ग्रेड है आपका 500, FY है 500, 0.87 FY/AST है 3 बार, 3 बार कितने का है, 3 बार कितने का है, 12 का है, π/4 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 0.36 into FCK। The grade of concrete is M20, the width of sections B is the 300। please calculate 68 point सारांश संजना 68 well done। तो 68.3 68.27 ठीक है, 68.27 mm डन। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 ऑन डिस्प्ले द लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस फॉर अ बीम हैविंग इफेक्टिव डेप्थ ऑफ 400 mm। आराम से भैया, इसमें गलती ना होना चाहिए, इसमें गलती ना होना चाहिए। दीक्षा वेल डन, वेरी गुड। द फर्स्ट आंसर कम फ्रॉम दीक्षा, वेरी गुड। अनिकेत, महिमा, संजना, स्वाति, अनिकेत, पलक, अंतिमा, आलोक, डेप्थ खत्म मतलब नहीं था, अनिरुद्ध, अनिकेत, रत्नेश, श्याम, वंदना, श्याम, लक्ष्मी, रत्नेश, आकांक्षा, सुमन, पारुल, मनीष, गुलशन, प्रवीण, राखी, निखिल, प्रमोद, सुमित, गुलशन, खुशी, अक्षय। वेल डन वेल डन वेल डन, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। एक्सयू लिमिट किसके लिए भैया, 250 के लिए, तो के हो जाएगा 0.53, स्मॉल डी हो जाएगा 400, तो अब आंसर क्या हो जाएगा 212 mm। तो करेक्ट आंसर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर डिस्प्ले, क्वेश्चन नंबर 17 द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भैया पूरा बहुत ध्यान से पढ़ाया हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ाया हूँ, इस बार दम प्यार से पढ़ो, मुस्कुराते हुए पढ़ो, सही हो जाएगा। जल्दीबाजी ना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं, आराम से मुस्कुराते हुए पढ़िए, खुश होकर पढ़िए और सही आंसर दीजिए। सारी बात मैंने डिस्कस कर चुका हूँ उसके बारे में। द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है, S1 S2 S3, किसके रिगार्डिंग, अंडर रेनफोर्समेंट बीम ऑफ द कंक्रीट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। साइड हो गया राखी, साइड हो गया, साइड हो गया। चलो मैं सवाल लेके साइड हो जाऊंगा, चलो। फंस गए आप लोग, पता नहीं क्या हो रखा है, पता नहीं क्या हो रखा है, पता नहीं क्या हो रखा है। 1 मिनट आंसर दिखाना हमको, तो कितना दिखाया। पहली बार ऐसा हुआ है कि जो ऑप्शंस करेक्ट है उसका परसेंटेज कम है, पहली बार ऐसा हुआ है। मुझे इस बात का अंदाजा पहले भी था, इसीलिए मैं इस बात को बहुत ध्यान से बोला, कई बार बोला कि स्टेटमेंट वाले सवाल आपका कमजोर करी है, और उसमें ए ऑप्शन सही है, और केवल 29% लोगों का सही है, उन 29% लोगों को मेरा सैल्यूट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, और कोई नई बात नहीं दोस्त, सब बता रखा हूं। सोचो आखिर क्या है ऐसा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने सब कुछ बताया आपको, फिर भी गलती कर रहे हो। आप खुद सोचो ये गलती तुम क्यों कर रहे हो। अब है वेरी गुड, सही हो गया तो बहुत बढ़िया। डी कैसे हो जाएगा, डी कैसे हो जाएगा भाई, डी कैसे हो जाएगा, देखो अंडर एनफोर्समेंट दीज बीम्स आर डीपर व्हेन कंपेयर टू द बैलेंस बीम, बिल्कुल सही है। अभी दिखाया कि जब बैलेंस से डीपर होगा तो अंडर होगा। द फेलियर ऑफ द बीम टेक्स प्लेस ड्यू टू फेलियर ऑफ स्टील। अरे यार स्टील फेलियर करेगा, इल्ड करेगा, इल्ड,
समझ में आया आपको? हाँ रामाशीष बिल्कुल सही बोले। हाँ बताया था ना, तो बताया था तो यही करने के लिए बताया था, बताया था। These beams undergo large deflections, बिल्कुल सही है। तो S1 एंड S3 द करेक्ट आंसर। सॉरी सर, सॉरी मत बोलो यार, अगला सवाल आएगा ना वहां गलती मत करना। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, जो हम गलती कर रहे हैं उसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो फिर सॉरी किस बात का। द सेक्शन इन विच टेंशन स्टील reaches yield strain at loads lower than the load at which concrete reaches strain are called। फिर से बोला, ये फिर गुगली वाला सवाल आया, मुस्कुराना, हल्के मन से पढ़ना, तभी जवाब दे पाओगे। हाँ तो इसी माइनर एरर के लिए तो सब किया जा रहा है दीपांशु। मैं बार बार बोलता हूं गलती करना बेकार नहीं है, लेकिन हम गलती क्यों कर रहे हैं इस चीज को समझना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, अगर अभी से हम इस बात पे ध्यान देंगे तो आने वाले समय में बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो इसमें निराशा होने की कोई बात नहीं है, हम जितना गलती करेंगे उससे ज़्यादा सीखेंगे। लेकिन मैं बार बार बोलता हूँ इस गलती को बार बार दोहराओ मत। 18 का पोलिंग कर रहे हैं भैया, वेरी गुड। 70% दिखाइए कितना परसेंट हो रहा है, दिखाइए परसेंटेज। 18 का 75% स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर बोला है, लेकिन पोलिंग 107 लोगों ने किया है, बाकी लोग कमेंटबाजी कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ओके ऑल राइट। देखो बी हिमांशी सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। प्रदीप, करुणा, नेहा, रामशीष। सेक्शन इन विच टेंशन स्टील रीचेज यील्ड स्ट्रेन एट लोड्स लोअर, यानी कम लोड पे ही स्टील रिच कर गया। देखे, कम लोड पे ही स्टील रिच कर गया, तो स्टील रिच कर गया तो अंडर रेनफोर्समेंट है ना। नहीं, पहले की तुलना में परफॉर्मेंस आपका स्टेटमेंट बेस्ड सवाल में इंप्रूव हुआ है। ठीक है, तो मैं यही चाह रहा हूं कि इंप्रूवमेंट होना चाहिए। वेरी गुड, कोई बात नहीं। अगर रितिशा अगर पोल नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दो, कोई बात नहीं। जल्दी कर, लेट कर। हाँ उसका एक टाइम है, पोल का एक टाइम है, उस टाइम के अंदर ही करना है। हाँ फेलियर होगा, ARN फेलियर होगा, आप बोल देंगे ना। लेकिन प्रैक्टिकली फेलियर होने का कारण यील्ड स्टील करेगा, तो प्रैक्टिकली फेलियर क्रशिंग कंक्रीट की वजह से होगा ना। करेक्ट, तो ये तो बोलेंगे ना रिच कौन करेगा, स्टील करेगा पहले। क्वेश्चन नंबर 19, साइड हो जाइए। हाँ ठीक है, साइड, सॉरी साइड हो गया। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं साइड हो जाऊंगा, आगे से मैं ध्यान रखूंगा। हाँ मैं पीछे हट जाए यार, हट गया। चलो अब देखो देखो देखो, पढ़ो आराम से। Reinforcement provided in a rectangular RCC beam of effective depth 500 mm is such that actual depth of neutral axis is 300 mm. For extreme compression fiber, Fe 415 steel is used and provided on tension face only. It is, आपको बताना है डबली रेनफोर्समेंट है, अंडर है, ओवर है, बैलेंस है। मैक्सिमम लो का आंसर बी आ रहा है, देखते हैं। देखो जी, पहली बात सॉल्यूशन देखिए इसका। क्वेश्चन में क्या है, रेनफोर्स कंक्रीट रेक्टेंगुलर बीम है, इफेक्टिव डेप्थ 500 दिया हुआ है, इज सच दैट एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज 300। एक्चुअल डेप्थ दे रखा है, इफेक्टिव डेप्थ 500 इज सच दैट एक्चुअल डेप्थ, अच्छा एक्स से दे रखा है सवाल में, एक्स से गिवन है, एक्स से गिवन है, एक्चुअल डेप्थ गिवन है कितना 300 mm, एक्चुअल डेप्थ 300 mm। ठीक है, और इफेक्टिव डेप्थ 500 है, तो इफेक्टिव डेप्थ 500 है तो हम लोग एक्सयू लिमिट निकाल देंगे, एक्सयू लिमिट निकाल देंगे। ग्रेड कौन सा है भैया, 500 है, तो 500 के लिए क्या हो जाएगा 0.46 इंटू 500 कितना हो जाएगा ये, तो 460, 230, तो 230 हो जाएगा, कितना 240,
46 5 230 होगा ना। अरे यार तुम लोग कैसे जवाब दे रहे हो यार बेसिक बेसिक बातों पे। हाँ एक बार बहुत बेहतरीन कर रहे हो, एक बार फिर तुम गूगली खेल दे रहे हो, क्या कर रहे हो। अब क्या हो गया। ओ अच्छा 415 दिया, ठीक 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 415 दिया, वेरी गुड। 0.48 हो जाएगा, 0.48 हो जाएगा। तो अब कितना हो जाएगा ये, 0.48 हो जाएगा तो 240, 48 240 हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब एक्स यू क्या है आपका, ज़्यादा आ रहा है, तो सेक्शन क्या हो जाएगा फिर से बताइएगा। रेन आपका इफेक्टिव डेप्थ 500 है, तो इफेक्टिव डेप्थ 500 है, 240 एक्स लिमिट हो जाएगा ना, और एक्चुअल न्यूट्रल से 300 दे रखा है, तो कैसे आप बोल रहे हो अंडर इन्फोर्समेंट हो जाएगा, ओवर इन्फोर्समेंट हो जाएगा ना। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आज कसम खा लो, टाइप्स ऑफ सेक्शन और टाइप्स ऑफ फेलियर, आज कितनी भी गलती हो जाए आगे से नहीं होने देना है। आज कसम खा लो भाई, आगे से गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने हर तरह का सवाल बहुत सिंपल तरीके का भी करा रहा हूँ, लैंग्वेज को ट्विस्टिंग भी करा रहा हूँ। तो आज गलती हो जाए लेकिन आगे से गलती नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, पोल की जगह इसको, द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, अगेन स्टेटमेंट क्वेश्चंस आर कमिंग ऑन योर स्क्रीन बोर्ड। एक्सलेंट बॉय ओम मिश्रा, वेल डन, बहुत बढ़िया। रितिशा शो कर रहा है पोल, आप समय तुरंत हो जाएगा क्या, पोल आपके सामने है। अंडर एनफोर्समेंट के रिगार्डिंग दो स्टेटमेंट है। पहला, फेलियर ऑफ द बीम टेक्स प्लेस ड्यू टू यील्डिंग ऑफ शीट, बिल्कुल सही है। द मोमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ बीम इज मोर देन द बैलेंस सेक्शन, तो दूसरा फॉल्स है। वेरी गुड, जिन लोगों का आंसर ए है, ए आंसर है, सही है सही है। कैसे, एक मिनट आंसर दिखाइएगा। ए 44%, ओनली 44%। अच्छा पोल सारे बच्चे किए ही नहीं है, 59 वोट्स किए हैं केवल। ठीक है, जिन लोगों का आंसर दूसरा फॉल्स है, देखो, फेलियर ऑफ बीम टेक्स प्लेस ड्यू टू यील्डिंग, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ये वाला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम इज मोर देन ऑफ द बैलेंस सेक्शन, बैलेंस सेक्शन से ज्यादा मोमेंट होता है तो ओवर इन्फोर्समेंट हो जाता है ना, तो ये फॉल्स हो गया ना। जो मोमेंट रेजिस्टेंस है बीम का मोर देन द बैलेंस सेक्शन, तो बैलेंस से ज्यादा तो ओवर इन्फोर्समेंट, बैलेंस से कम अगर यही स्टेटमेंट रहता तो यहीं पर स्टेटमेंट रहता द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बीम इज लेस देन द बैलेंस सेक्शन, तो ये सही हो जाता। तो अपन का स्टेटमेंट नंबर 1 ट्रू है और स्टेटमेंट नंबर 2 फॉल्स है, तो करेक्ट आंसर जाएंगे हम ए के साथ। गुलशन समझ नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया। बैलेंस मोमेंट, बैलेंस मोमेंट एमआर लिमिट हो गया आपका, एमआर लिमिट हो गया। अगर मेरा मोमेंट ज्यादा होगा तो मैं बैलेंस सेक्शन हुआ ना, सॉरी ओवर एनफोर्समेंट हुआ ना। तो क्या बोला कि मोमेंट रेजिस्टेंस बीम मोर है, तो मोर का मतलब क्या हुआ, ओवर एनफोर्समेंट। और यहां कमेंट किसके रिगार्डिंग करना है, अंडर। हाँ सब लोग पोल में पार्टिसिपेट करोगे तो उससे एक आइडिया मिल जाएगा ना कि आप कितने चीजों को समझ रहे हो। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का पोल आपके सामने आएगा। ठीक है, और पोल में कोशिश कीजिए कि सब लोग पोल में रिप्लाई करें ताकि समझ में आएगा कि कितने लोगों को बात समझ में आ रही है। सवाल आपके सामने है और पोल आपके सामने आ रहा है 21 नंबर का, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम स्टील रेनफोर्समेंट इज प्लेस। सब लोग पोल करें, सब लोग पोल करें, जितने लोग देख रहे हो सब लोग पोल करो ताकि हमें भी पता चले ना कि मेरी बात कितने लोगों तक पहुंच रही है, कितने लोगों को इससे बेनिफिट मिल रहा है।
भाई कमेंट मत करो, पोल करो, पोल पोल करो, कमेंट समझ नहीं आ रहा हमको। जब ऑप्शंस आपके डिस्प्ले पे आए तो आप पोल कीजिए ताकि मुझे आइडिया मिल जाए कितने परसेंट स्टूडेंट्स मेरी बातों को समझ रहे हैं, कितने लोग नहीं समझ रहे हैं, ताकि हमें समझ में आ जाएगा ना कि मुझे क्या करना है। चलिए बताइए, आंसर दिखाइए। 91%। ओके, पार्टिसिपेट 187, वेरी गुड, नाइस पार्टिसिपेशन, वेरी गुड, वेल डन, नाइस परफॉर्मेंस एंड नाइस पार्टिसिपेशन टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। ऐसे ही सब लोग पोल पे आंसर करो, हर सवाल का आंसर पोल पे करो। कोई डाउट है तब आप कमेंट कीजिए, स्पेसिफिकली जो भी सवाल आ रहा है डिस्प्ले के सामने उसका जवाब पोल के माध्यम से दीजिए, और कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉयड ऑफ द एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, centroid of the area of tension reinforcement and the maximum compression fiber in a reinforced concrete beam design is known as। वाह, बहुत बढ़िया। अरे पोल करो, पोल पोल। आंसर तो गया। वन 46, ओनली 46% स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर बताया। कितना बेसिक सवाल है, देखो ध्यान से, कितना बेसिक बात है। ये है आपका सेक्शन, ध्यान सुनिए, बात इस सवाल की नहीं हो रही है, इसके आसपास जो भी सवाल बनेंगे पूरी ध्यान सुनो। पहले कमेंटबाजी कम किया करो, पहले जब कोई चीज समझा रहा हो तो ध्यान से सुनो, पहले केवल कमेंटबाजी कर रहे हो। जब कमेंट के लिए बोलो तब किया करो, जब कमेंट के लिए बोलो तब किया करो, पहले सुनो ध्यान से। तुम आसान सवाल गलत करते हो। देख क्या बोला सवाल में, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रॉयड ऑफ द एरिया ऑफ टेंशन एनफोर्समेंट, सीजी ऑफ टेंशन, सेंट्रॉयड ऑफ टेंशन मतलब सीजी ऑफ टेंशन, सीजी ऑफ टेंशन यहाँ है, एंड द मैक्सिमम कंप्रेशन फाइबर। तो दोस्त ये देख, सीजी ये हुआ ना यार, सीजी ये हुआ ना, और मैक्सिमम कंप्रेशन ये हुआ ना। आपसे ही पूछा गया ना, आपसे ही पूछा गया ना, बताओ इतना इतना बेसिक गलती कर रहे, बताओ शर्म आ रहा है पढ़ा रहा हूं मैं। हाँ, डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रोइड। अब कुछ बच्चे ना सेंट्रोइड देके 0.42 मान रहे हैं, लीवर आर्म करना शुरू कर दिया। अरे हद्दी है यार, हद्दी है, हद्दी है, हद्दी है। वही तो लिख रहा हूं, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड ऑफ द एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट, टेंशन का सीजी, टेंशन का सीजी इसका सेंटर है, एंड द मैक्सिमम कंप्रेसिव फाइबर, ये कंप्रेशन फाइबर, ये टेंशन फाइबर, पता है इन दोनों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तब आपका आंसर क्या होगा? इफेक्टिव डेप्थ होगा। आप सही, अच्छी बात है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, सवाल क्या क्या घुमाए, सुन यार, हो गया सवाल, अब सुन तो लो यार, एक सवाल कराया उसके आसपास का सारी बात देख तो लो। अब सवाल अगर आता है एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर और एक्सट्रीम टेंशन फाइबर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? टाइप करके बताओ मेरे को। एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर और एक्सट्रीम टेंशन फाइबर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? जल्दी से डिफाइन, जल्दी से टाइप करो। अब जब मैं टाइप कह रहा हूं तो टाइप करो, और जब ऑप्शंस के आएगा तो पोल पे जवाब दोगे। फिर से बोल रहा हूं, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर और एक्सट्रीम टेंशन फाइबर के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ओवरऑल डेप्थ। वेल डन, ये होता है, वेल डन। अब सुनो, फिर सुनो, अब सीजी ऑफ टेंशन, सीजी ऑफ टेंशन, सीजी ऑफ टेंशन, यार सुन 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 ध्यान से पहले, सीजी ऑफ टेंशन, सीजी ऑफ टेंशन और उसका नियरेस्ट जो आपका फाइबर है, नियरेस्ट फाइबर है, उसकी दूरी को क्या कहते हैं? टाइप करो, सीजी ऑफ टेंशन और नियरेस्ट फाइबर, नियरेस्ट फाइबर की दूरी को क्या कहते हैं?
इफेक्टिव कवर बोलते हैं, इफेक्टिव कवर बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब फिर सुनो, अरे फिर सुनो, हो गया इफेक्टिव कवर कहते हैं, इफेक्टिव कवर कहते हैं। अब फिर सुनो, अब स्टील का आउटर से आपका एक्सट्रीम टेंशन की दूरी को क्या कहते हैं? एक्सट्रीम की दूरी को क्या कहते हैं? आउटर, टेंशन का आउटर का मतलब ये हुआ, है ना। और इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं? क्लियर कवर बोलते हैं, है ना। और अब देख, सीजी ऑफ टेंशन और आउटर का टेंशन के एक्सट्रीम फाइबर की दूरी को, अब मैं यहां पे बोल दे रहा हूं, इसको बोलते हैं क्लियर कवर। इसका एक और नाम है नॉमिनल कवर। और सीजी ऑफ टेंशन और एक्सट्रीम टेंशन को बोलते हैं इफेक्टिव कवर, है ना। तो भैया 4 सवाल, आज से गलती नहीं होना चाहिए। ओवरऑल डेप्थ, एक्सट्रीम कंप्रेशन से एक्सट्रीम टेंशन की दूरी को क्या बोलते हैं? ये हो गया आपका स्मॉल डी। एक्सट्रीम कंप्रेशन, एक्सट्रीम टेंशन, इस दूरी को बोलेंगे ओवरऑल डी, इसको बोलेंगे ओवरऑल डी, है ना। तो 4 सवाल बनते हैं। कहने को आपके डिस्प्ले पे 1 सवाल है, लेकिन 4 सवाल बनते हैं। एक्सट्रीम कंप्रेशन, एक्सट्रीम टेंशन के बीच की दूरी को ओवरऑल डेप्थ बोलते हैं। एक्सट्रीम कंप्रेशन और सीजी ऑफ टेंशन के बीच की दूरी को इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। और सीजी ऑफ टेंशन और एक्सट्रीम टेंशन के बीच की दूरी को क्लियर कवर और नॉमिनल कवर बोलेंगे, नहीं सही, इफेक्टिव कवर बोलेंगे। और आउटर टेंशन और टेंशन फाइबर के बीच की दूरी को क्लियर कवर और नॉमिनल कवर बोलेंगे, है ना। थम्स अप कर दो भाई, थम्स अप कर दो अगर समझ में आ गया तो। दीपक, सेंटरवार्ड ऑफ टेंशन एंड सेंटरवार्ड ऑफ कमर्स इज नोन एज लीवर, हाँ बिल्कुल सही है। हाँ, लीवर आर्म हो गया, सीजी ऑफ टेंशन, सीजी ऑफ कंप्रेशन के बीच की दूरी को लीवर आर्म बोलते हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हो, करेक्ट ना। तो 4 सवाल ये और लीवर आर्म, 5 सवाल बन गए आपके यहां से। चलिए जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 ऑन योर डिस्प्ले। The total compression force at the time of failure of a concrete beam sections of width B without considering the partial factor of safety. Well done, कृष्णकांत प्रजापति, well done, बहुत बढ़िया, nice, well done. मोहसिन राशिद, बहुत बढ़िया, वेल डन। रंजय, वेल डन, बहुत बढ़िया। देख भाई, सी ए बहुत लोग जवाब दे रहे हो, सी दे रहे हो, इसका आंसर होगा बी। इसने क्या बोला कि कंप्रेशन फोर्स बताओ, क्या बोला? कंप्रेशन फोर्स बताओ, विड्थ बी है। तो भैया कंप्रेशन फोर्स हम कैसे निकालते हैं? न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर निकालते हैं ना। और कॉन्क्रीट कैसा होता है? पैराबोलिक, रेक्टेंगुलर। तो हम क्या करते हैं कि एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक निकालते हैं और विड्थ से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन इसने क्या बोला है? विदाउट कंसीडरिंग पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, यानी कॉन्क्रीट का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर हम 1.5 लेते हैं ना, और तब लेते हैं ना जब 0.67 FCK को डिवाइड करते हैं। तो यहां पे नहीं लोगे तो आपको कह रहा है कि अब आप जो डिजाइनिंग करोगे ना तो 0.67 FCK लोगे। वेरी गुड। हमने जो कैलकुलेट किया है 0.36 FCK BXU, वो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर करके किया है ना, इसलिए हमारा 0.36 FCK BXU आया है ना, करेक्ट। हमने डिवाइड किया था ना, अब यहाँ मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, या तो आप अलग अलग करके निकालो, या सबसे आसान तरीका है कि 1.5 का मल्टीप्लाई कर दो 0.36 FCK BXU, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.54 FCK BXU। दोस्त, अगर इसी सवाल में आपसे पार्शियल फैक्टर सेफ्टी वाला बात नहीं करता कि विदाउट कंसीडरिंग, तो आपका आंसर हो जाता ए, करेक्ट।
A single reinforced rectangular sections B and D is effective depth cross sections FCK and FY the characteristic strength of concrete and steel respectively. Depth of neutral axis. डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, जल्दी करो, इसमें तो दिक्कत है। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है? कंप्रेशन फोर्स और टेंशन फोर्स को इक्वेट करते हैं, वहां से निकल के आता है। आकाश क्या समझ में नहीं आया? आकाश स्पेसिफाई करके आप कमेंट करके बताइए क्या दिक्कत है। 24 0.87 FYST 0.36 FCK, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, BD स्क्वायर है। 0.87 FYST 0.36 FCK B, D is the correct answer. Well done. Next, in RCC beam as percentage area of tension still increases, अगर परसेंटेज ऑफ टेंशन बढ़ेगा तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पे क्या फर्क पड़ेगा? सब लोग पोल में पार्टिसिपेट करो, पोल में पार्टिसिपेट करो। परसेंटेज बढ़ेगा तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बढ़ेगा, तो आपका आंसर का डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इंक्रीजेज, ऑप्शन ए। वेरी गुड, वेल डन, बढ़िया, 86%। As per provisions of IS 456/2000, the limit state method for design of beam, the limiting value of the depth of neutral axis in the reinforced concrete beam of effective depth D is given as। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। पोल आपके सामने है, पोल पे टाइप की जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26 को पोल पे बताइए। एवरीवन आंसर पोल के थ्रू दीजिए आप लोग, प्लीज गिव आंसर थ्रू पोल। खुशबू, कामनी, स्वाति, निशु, वीरेंद्र, अभिषेक। देखिए भाई, इसमें कोई स्पेसिफाई करके नहीं दिया है, ठीक है, कोई ग्रेड नहीं दिया है, तो यानी जो आपका लिमिटिंग है एनी ऑफ द अबव डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील, ठीक है, स्पेसिफाई नहीं किया है ग्रेड, तो ऑब्वियस हमको पता है कि अगर ये सारे वैल्यू होंगे, डिपेंड किस पे करता है? ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है। मैक्सिमम स्ट्रेन इन एन एक्सट्रीम फाइबर इन कॉन्क्रीट एंड इन द टेंशन रेनफोर्समेंट, आपसे कॉन्क्रीट का और टेंशन का 415 के लिए बैलेंस्ड सेक्शंस के लिए लिमिट स्टेट ऑफ फ्लैक्चर पूछा जा रहा है, तो कॉन्क्रीट के लिए कितना हो जाएगा और टेंशन रेनफोर्समेंट 415 के लिए कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए। .00, वेरी गुड, वेल डन, ए। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस परफॉर्म्स बेटर ऑन द डक्टिलिटी क्राइटेरिया? डक्टिलिटी के लिए सबसे बेटर सेक्शन कौन सा है? क्विक क्विक, रिप्लाई फास्ट, रिप्लाई फास्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस परफॉर्म बेटर ऑन द डक्टिलिटी क्राइटेरिया? डक्टिलिटी का मतलब क्या हुआ? जहां इलोंगेशन ज्यादा हो रहा है, इलोंगेशन डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रहा है, कहां होता है? वेरी गुड, वेल डन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन। नेक्स्ट, असर्शन रीजन, देयर आर टू स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है और वो किसका रीजन है, आपको रिगार्डिंग बताना है। इन लिमिट स्टेट डिजाइन ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शंस आर नॉट परमिटेड, बिल्कुल सही बात है। इन रेनफोर्समेंट इन लिमिट स्टेट डिजाइन ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शंस आर नॉट परमिटेड, बिल्कुल सही है। रीजन क्या दिया है? एज द कॉन्क्रीट फेलियर इज ब्रिटल, द स्ट्रक्चर फेल्स सडनली विदाउट एनी वार्निंग। तो क्यों परमिट नहीं करते हैं? क्योंकि कंक्रीट का फेलियर ब्रिटल है और स्ट्रक्चर फेल करता है बिना वार्निंग के। डन। तो जब अगर फेलियर होता है ना ओवर एनफोर्समेंट में, तो क्या होता है? ब्रिटल होता है और वार्निंग नहीं देता है। तो ये बात सही है कि नहीं सही है? तो बोलता है ए स्टेटमेंट क्या है? बोथ ए एंड आर आर ट्रू, दोनों सही है।
और आर जो है ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, पहला ऑप्शन। दोनों ए और आर सही है, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी ऑप्शन, ए सही है बट आर फॉल्स है। डी, ए फॉल्स है बट आर इज ट्रू है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी गुड, 86%, माइंड ब्लोइंग, बहुत बढ़िया, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन डिस्प्ले, why is the design of a RC section as over reinforced undesirable? undesirable यानी ओवर एनफोर्समेंट को हम परमिट नहीं करते, उसका वजह क्या है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। वेल डन, पोल कीजिए, पोल कीजिए, फास्ट 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 फास्ट। वेल डन, 95% स्टूडेंट्स आर करेक्टेड, वेरी गुड। इट फेल्स सडनली। एसर्शन का फिर सवाल है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। मैं चाहता हूं कि स्टेटमेंट में जो आपकी कमजोरी है उसको दूर किया जाए। एसर्शन, द बिहेवियर ऑफ एन ओवर रेनफोर्समेंट बीम इज मोर डक्टाइल देन द अंडर रेनफोर्स सेक्शन। ओवर एनफोर्समेंट डक्टाइल ज्यादा होता है, अभी आपने बताया ना कि अंडर रेनफोर्समेंट ज्यादा होता है। स्टेटमेंट नंबर पहला गलत है। द बिहेवियर ऑफ ओवर रेनफोर्समेंट बीम इज मोर डक्टाइल देन द अंडर रेनफोर्समेंट, तो ए वाला स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। ओवर रेनफोर्समेंट बीम कंटेन्स मोर स्टील एंड स्टील इज मोर डक्टाइल, बिल्कुल सही बात है, स्टील ज्यादा देंगे तभी तो ओवर होगा, तो ये सही है। ए गलत है, आर सही है, तो ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ऑप्शन सी। अरे कैसी बातें कर रहे हो, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, डी दी कर रहे हो। हाँ सही है, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, अब सही है, बढ़ पोल करो, पोल करो, फास्ट पोल, फास्ट पोल, फास्ट पोल। हाँ पोल बढ़ रहा है, परसेंटेज बढ़ रहा है। अरे भैया हम बता रहे हैं कि पहला गलत है दूसरा सही है, उसके बाद तुम कैसे सीसी कर रहे हो? क्यों? बिहेवियर अभी तुमने सही किया, अभी तुमने सही किया कि अंडर इन्फोर्समेंट मोर डक्टाइल है, फिर वही बात घुमाकर पूछ दिया द बिहेवियर ऑफ ओवर इन्फोर्समेंट बीम इज मोर डक्टाइल देन द अंडर, तो गलत है ना भाई। अभी तुमने लास्ट सवाल बोला कि डक्टाइल है आपका अंडर इन्फोर्समेंट, यहां बोला गलत हो गया ना, तो आपका पहला फॉल्स, आर ट्रू, तो आंसर डी। नेक्स्ट, इन एन अंडर रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट सेक्शन द डेप्थ ऑफ द न्यूट्रल एक्सिस इज, अंडर का मतलब जो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है ज्यादा होगा, इक्वल होगा, लेस होगा, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। फास्ट रिप्लाई, in an under reinforced concrete section the depth of neutral axis is less than, very good, well done, nice, nice attempt to all of you, nice attempt. Next, if the depth of neutral axis in a beam is more than the depth of critical axis, न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल से ज्यादा होगा तो सेक्शन क्या होगा? जल्दी से 33 का जल्दी से जवाब दीजिए, 33 का जवाब दीजिए जल्दी से, पोल आपके सामने है, पोल से जवाब दो, कमेंट बाजी नहीं, पोल पे जवाब दीजिए, पोल पे जवाब दीजिए जल्दी से। वेल डन, ओवर रेनफोर्समेंट, ओके नाइस। इन LSM a balanced beam sections is defined as one in which, बैलेंस सेक्शंस के रिगार्डिंग 4 स्टेटमेंट आपके पास है, बताइए कौन सही है। स्ट्रेस के टर्म में दिया है, इसका मतलब WSM के रेस्पेक्ट में सवाल पूछा गया, स्ट्रेन भी दे रखा है, ठीक है। अब स्टेटमेंट पढ़ लो आप बढ़िया से। बोथ स्टील एंड कंक्रीट रीचेज देयर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस साइमल्टेनियसली, स्ट्रेस इन स्टील एंड कंक्रीट सेम, बोथ स्टील एंड कंक्रीट रीचेज देयर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस साइमल्टेनियसली। तो सवाल आपसे LSM का भी दे रखा है ऑप्शंस में, WSM का सवाल पूछा किससे? LSM से पूछा गया, फंस गए सब, फंस गए, ए कर दिए। अरे गुरु ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन WSM का है ना, अगर यहाँ WSM होता तब तो ए होता ना यार, फंस गए आप, फंस गए, पता चल रहा है ना कहाँ कहाँ फंस रहे हो।
ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर WSM होता तब तो आपका आंसर सही होता ना, क्योंकि WSM में स्ट्रेस साइमल्टेनियस होगा, LSM में स्ट्रेन साइमल्टेनियस नहीं होगा, है ना। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टील एंड स्ट्रेस रीच देयर मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस, सी इज द करेक्ट आंसर। इफ द एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इज लेस देन, एरिया लेस दिया जा रहा है किससे, बैलेंस सेक्शन से, रिक्वायर्ड बैलेंस से एरिया कम दिया गया है, then the RCC beam sections is called, required area बैलेंस से कम दिया गया है, तो बैलेंस से कम दोगे तो अंडर रेनफोर्समेंट, बैलेंस से ज्यादा दोगे ओवर रेनफोर्समेंट। ये होता है शेरो, मेरे जवाब दिए हो तगड़ा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चल भाई आज का आखिरी शो है भैया, कर दो इस रात को खूबसूरत, इसका जवाब देके कर दो खूबसूरत। कंसीडर द फॉलोइंग के, हमें भी लगेगा कि आज मैंने पढ़ाया टाइप्स ऑफ सेक्शन, टाइप्स ऑफ फेलियर, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग केसेस इन द डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर इन फ्लैक्चर, मतलब मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, क्या बोला गया, डिजाइन। अब तुम डिजाइन किस में करते हो तुमको पता है, डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा है, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग केस इन द डिजाइन ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट, आपने 3 सेक्शन पढ़ा है, लेकिन जब डिजाइन करते हैं तो किस सेक्शन में करते हैं आपको पता है, ठीक है, स्पष्ट नहीं किया है। अब उसके रिगार्डिंग 4 बातें बोला है, ओवर एनफोर्समेंट में करते हो तुम, अंडर में करते हो, और फेलियर होगा, टेंशन होगा, कंप्रेशन होगा। अब डिपेंड करता है तुम मेरा अंत कैसा करते हो। अब मैं कुछ जवाब नहीं दूंगा, सारी बातें मैंने बता दिया। तो अंडर होगा, और अंडर होगा तो फेलियर टेंशन होगा, 2 और 4 बोल दो बी। वेरी गुड, 80% स्टूडेंट्स ने सही उत्तर दिया है, सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। दोस्त आज हम लोगों ने लिमिट स्टेट की बातें की, नेक्स्ट टॉपिक में हम लिमिट स्टेट को और आगे चलेंगे। आप देख रहे हो लिमिट स्टेट की अभी बस 30% सवाल मैंने कराए हैं, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको लाएंगे, और भी कॉन्सेप्ट है मोमेंट रेजिस्टेंस के रिगार्डिंग, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बच्चों के कहे अनुसार संडे की क्लास को हम ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही बोला था ये चैनल आपका है, जिस तरह से जो भी आपका डिमांड होगा उसको हम फुलफिल करेंगे, ठीक है। कल रात 9 बजे मैं टेलीग्राम को चैट को पब्लिक करूंगा, जो भी आपका सजेशंस होगा इस हफ्ते की क्लास के बाद, ये हम लोग का पहला हफ्ता था, हम लोग अपने तरफ से बहुत बेस्ट करने की कोशिश किया, जो भी आपका सजेशंस होगा वो आप हमें बताइएगा। कल रात 9 बजे से लेकर 9:30 तक 30 मिनट के लिए मैं चैट को ओपन करूंगा पब्लिकली, केवल आपके बातों को जानने के लिए, ताकि और हम कैसे इंप्रूव कर पाए, ठीक है। कल की क्लास ऑफ रहेगी, सेम टाइमिंग पे मंडे को हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। एक बार मेरे को बता दो क्लास कैसी रही आज की क्लास कैसी रही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।